सो स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और अभी मैं आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का आगे करा रही हूँ, जो कि आपका क्लास नंबर 5 होगा। बाकी सारे क्लासेस आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशियन एनर्जी क्या होता है? ओशियन एनर्जी मतलब हम समुद्र की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओशियन का हिंदी वर्ड समुद्र एंड उसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ओशियन एनर्जी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, जो समुद्र के नेचुरल मूवमेंट से मिलती है। इसमें मेनली 4 तरह की एनर्जी होती है। पहला एनर्जी होता है वेव एनर्जी, दूसरा टाइडल, तीसरा हो गया ओशियन थर्मल एनर्जी एंड चौथा हो गया सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी। जब हम वेव एनर्जी की बात करते हैं, वेव मतलब क्या होता है? लहरों की एनर्जी की हम बात करें, जो समुद्र में जो लहर उठता है ना, उस लहरों की एनर्जी को हम बोलते हैं वेव एनर्जी। वेव एनर्जी बेसिकली आपका समुद्र की सरफेस पर चलने वाली लहरों का अप डाउन के मोशन को यूज करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको हम वेव एनर्जी कहते हैं। जो लहर उठता है, अप हुआ डाउन, फिर अप डाउन अप डाउन, तो इसका सरफेस पर चलने वाली लहरों का अप डाउन मोशन का यूज करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको हम वेव एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट होता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ज्वार भाटा की एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल से समुद्र के पानी के आगे पीछे जो होता है, आगे पीछे होना उसका, इस मूवमेंट को टरबाइंस के थ्रू पावर में कन्वर्ट किया जाता है। उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। जो मून हुआ और सन हुआ, इसके ग्रेविटेशनल पुल से समुद्र के आगे पीछे होना, समुद्र का पानी जो आगे पीछे होता है, कभी आगे की ओर आता है, कभी आप जाओगे गोवा वगैरह तो ये चीज फील करोगे। पानी कभी आगे की ओर आएगा, फिर पूरा का पूरा पानी पीछे की ओर चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, इस मूवमेंट को टरबाइन के थ्रू पावर में कन्वर्ट करना होता है। और इस टरबाइन को जो हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, जिसको हम ज्वार भाटा की एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी बेसिकली समुद्र के सरफेस और डीप वाटर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके एनर्जी बनाया जाता है, उसको ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। समुद्र का जो सरफेस है और जो डीप वाटर है, उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को यूज करके हम जो एनर्जी बनाते हैं, उसी को हम ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी दैट इज ओटीईसी कहते हैं। सिंपल है। जो आपका समुद्र का सरफेस हुआ और डीप वाटर हुआ, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और टेम्परेचर डिफरेंस करके जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी। सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी की बात करें तो फ्रेश वाटर और समुद्र का जो सॉल्टी वाटर होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से जो एनर्जी बनती है, उसको हम सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी कहते हैं। फ्रेश वाटर जो आप ग्लास से घर में पीते हो, और एक वाटर जो हुआ समुद्र का जो खारा पानी, जिसको बोलते हैं सॉल्टी वाटर बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, और इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसको हम सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी कहते हैं। तो ओशियन एनर्जी का बेसिकली टोटल 4 टाइप्स है। एक हो गया आपका वेव एनर्जी, दूसरा हो गया टाइडल एनर्जी, तीसरा है ओशियन थर्मल एनर्जी, फिर सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी। ओशियन एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगातार ये मिल सकता है आपको, और काफी रिलायबल भी होता है। स्पेशली कोस्टल एरिया में ये ज्यादा रिलायबल होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है, और लार्ज स्केल अडॉप्टेशन के लिए काफी रिसर्च भी हो रहा है। तो ओशियन एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं होता है। फ्यूचर में ये एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स भी बन सकता है। ठीक है। तो ओशियन एनर्जी बेसिकली आपका एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, जो कि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट नहीं होता है। ओशियन एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट पर एक बैड इम्पैक्ट नहीं डालता है, और फ्यूचर में ये सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स भी बन सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एनर्जी की हम बात करें, दैट इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होता है? देखो, बायोमास एनर्जी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होता है, जो पौधा जानवरों के ऑर्गेनिक मैटर से बनती है।
जो पेड़ हुआ, जो जानवर एनिमल्स हुआ, इनका ऑर्गेनिक मैटर से जो एनर्जी बनता है, ठीक है, जैसे वुड, क्रॉप वेस्ट, एनिमल का मैन्यूर या म्यूनिसिपल मतलब शहरी वेस्ट मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है, इन सब से जो आपका एनर्जी क्रिएट होता है दैट इज बायोमास एनर्जी। जब हम कोई बायोमास मटेरियल जलाते हैं, उसकी किसी केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जैसे इथेनॉल और बायोगैस मिलता है, वही आपका बायोमास एनर्जी होता है। बायोमास एनर्जी का सोर्स क्या है? वुड, वुड का वेस्ट जैसे कि लकड़ी हुआ या सॉडस्ट, प्लपिंग वेस्ट हुआ, ठीक है, तो ये सब आपका बायोमास एनर्जी के सोर्स होते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स और उनका वेस्ट जैसे कि मक्का, सोयाबीन, सुगर केन, स्विच ग्रास, फूड रेसिड्यूज, ये सब आपका बायोमास एनर्जी का सोर्स है। म्यूनिसिपल वेस्ट जैसे कि पेपर, फूड, यार्ड वेस्ट, कपड़ा हुआ, ये सब ही आपका बायोमास एनर्जी ऑफ सोर्स होता है। एनिमल का मैन्योर हुआ, सीवेज हुआ, जो बायोगैस बनाने में यूज होता है, तो दिस इज बायोमास एनर्जी का सोर्स, ठीक है, जो बेसिकली आपका बायोमास एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। वुड हुआ, वुड का वेस्ट, एग्रीकल्चर क्रॉप उनका वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, एनिमल मैन्योर, सीवेज, बायोगैस बनाने में हेल्प होता है। तो बायोमास एनर्जी का यूज डायरेक्टली लाइक बायोमास को डायरेक्टली जलाया भी जा सकता है, जैसे फायरवुड होता है कुकिंग के लिए, जब हम चूल्हा पे ये खाना बनाते हैं तो डायरेक्ट लकड़ी को जला करके फिर हमारा यहाँ पर खाना पकता है कुकिंग के लिए, तो फायरवुड वो आपका बायोमास एनर्जी में आएगा। या उसको बायोफ्यूल दैट इज एथेनॉल, बायोडीजल या बायोगैस में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट, कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इंडिया जैसे देशों में रूरल एरिया में वुड और क्रॉप वेस्ट काफी यूज होता है, जो हीटिंग के लिए एंड कुकिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो बायोमास एनर्जी को ज्यादातर हम हीटिंग हुआ एंड कुकिंग के लिए इंडिया में ज्यादातर यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? बायोमास आपका एक रिन्यूएबल होता है क्योंकि प्लांट का दोबारा ग्रो हो सकता है इससे, और ऑर्गेनिक वेस्ट हमेशा बनता रहता है। बायोमास एनर्जी कार्बन न्यूट्रल भी हो सकता है अगर प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग सस्टेनेबल हो तब। लेकिन अगर एक्सेसिव यूज करो तो इसका डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये प्लांट हुआ, वुड हुआ, ये सब के वेस्ट से ही क्रिएट होता है, तो ये सब आपका अल्टीमेटली प्लांट से ही आता है। तो अगर आप बायोमास एनर्जी का ज्यादा यूज करते हो तो इससे डिफॉरेस्टेशन जैसा सिचुएशन, एग्रीकल्चरल केमिकल, सॉइल, एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया जा सकता है। सिंपल कहना है तो अगर आप बोल सकते हो कि बायोमास एनर्जी वही एनर्जी है जो सभी लिविंग चीजों जैसे कि प्लांट, क्रॉप वेस्ट, मैन्योर से हमें मिलती है, उसको हम अपने डेली लाइफ में फ्यूल, हॉट एयर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका टॉपिक लीचेट्स क्या होता है। ये देख रहे हो पानी कैसे पीला हो गया है ना, यहाँ पर भी देखो ये पानी यहाँ गिरते गिरते कैसे यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, यहाँ पर वाटर का कलर चेंज हो गया है, तो ये लीचेट्स इसको बोलते हैं। लीचेट्स का मतलब होता है ये एक ऐसा खतरनाक लिक्विड होता है जो कचरे के डंप या लैंडफिल में पैदा हुए वेस्ट से पानी या बारिश या कोई और गुजरने पर बनता है। मतलब जब ये पानी का वेस्ट के अंदर से निकलता है तो उसमें केमिकल्स, बैक्टीरिया, फंगस, हेवी मेटल और भी कई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं। तो ये लिचेट्स जो है लैंडफिल के नीचे कलेक्ट होता है, और अगर प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं किया गया तो जमीन के नीचे का पानी दैट इज ग्राउंड वाटर या पास के रिवर्स को भी ये पल्यूट कर सकता है। इसकी वजह है एनवायरमेंट पोल्यूशन, लोकल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सिंपल शब्द में कहे तो लिचेट वही टॉक्सिक लिक्विड है जो कचरे या लैंडफिल के नीचे से निकलता है और एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे बायोमास सोर्स क्या क्या सोर्स है। देखो बायोमास अभी आपने एनर्जी पढ़ा ना, उसी का ये देखो क्या क्या सोर्स है। सीवेज है, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप रेसिड्यूज है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स रेसिड्यू है, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, एनिमल रिस्यूड है, तो ये सब आपका रिस्यूड्स है। तो ये सब आपका सोर्स है, सोर्सेस ऑफ बायोमास, ये बायोमास के सारे सोर्सेस है आपका बायोमास का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो बायोमास फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये सब मिल करके आपका एक लाइक गैस जैसा क्रिएट करता है, स्टीम होता है, ये गैस टरबाइन में फ्लो करता है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो उसका सोर्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज, सीवेज हुआ, एनिमल रेसिड्यूज हुआ,
एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ। ठीक है, ये सब आपका बायोमास के लिए एनर्जी सोर्स माना जाता है। नाउ बायोमास एनर्जी मतलब बायोमास से मिलने वाली एनर्जी। सिंपल है, बायो एनर्जी मतलब बायोमास से मिलने वाली एनर्जी एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है जो फॉसिल फ्यूल के लिए, क्योंकि ये प्लांट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट ये सबसे सिमिलर होता है, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है और ये चीजें लगातार उग भी सकती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर प्लांट का, तो ये फिर से लगाया जा सकता है प्लांट को, राइट। एग्रीकल्चर वेस्ट का तो आप प्लांट लगाओगे, क्रॉप्स लगाओगे, तो उससे जो वेस्ट बचेगा दैट इज एग्रीकल्चर वेस्ट। एनिमल वेस्ट फिर से हो सकता है, तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो बायो एनर्जी दैट इज बायोमास, बायोमास से मिलने वाली एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जो लगातार हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बायोमास बेसिकली वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिससे बायो एनर्जी बनती है, जैसे लकड़ी हुआ, स्ट्रॉ हुआ, क्रॉप हुआ, वेस्ट या एनिमल मैन्योर की हम बात कर रहे हैं। ये मटेरियल को डायरेक्टली जलाया जा सकता है, हीट या पावर के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर लिक्विड बायोफ्यूल्स जैसे इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस बनाया जा सकता है। बायो एनर्जी एक जनरल टर्म है जिसमें स्ट्रॉ, वुड, एनिमल वेस्ट और अर्बन वेस्ट सब शामिल होते हैं। बायोगैस आपका एनारोबिक डाइजेशन से बनता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को घुलाकर बायोगैस निकालते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 75% मीथेन होता है और 25% CO2 होता है। इस प्रोसेस को एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं और बायोगैस को कुकिंग, लाइटिंग, इंजन फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। जब किसी एनिमल का बॉडी में टोटल बायोमास इंक्रीज होता है तो उसको ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्लांट्स की नेट बायोमास प्रोडक्शन आफ्टर रेस्पिरेशन को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो बायोमास गैसिफिकेशन का एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड बायोमास को गैसियस फ्यूल दैट इज प्रोड्यूसर गैस में बदला जा सकता है, जो इंजन फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस की हीटिंग वैल्यू हाइड्रोजन और मीथेन की क्वांटिटी पे भी ये डिपेंड करता है। तो बायोमास फीड स्टॉक बायोडीजल से बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को ट्रांसटेरिफिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें ऑयल फैट के केमिकल प्रोसेस से बायोडीजल एंड ग्लिसरीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी कंटेंट की बात करें तो वुड की एनर्जी कंटेंट 14.4 mj/kg होती है, हार्ड ब्लैक कोल की 25 mj/kg होती है, डीजल पेट्रोल की 44 टू 46 mj/kg होती है, हाइड्रोजन की एनर्जी अप्रॉक्स 120 mj/kg होती है। ठीक है, दो मिनट रुकना बस। यहाँ पर देखोगे तो लिखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, हम जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3 आर इम्पोर्टेंट होता है। जो चीजों को रिसाइकिल करने रॉ रिसोर्स का डिमांड कम होते ही आपका लैंडफिल, ठीक है, प्रेशर भी कम होता है और लिचेड लैंडफिल से निकलने वाली कंटामिनेटेड लिक्विड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली हम सारे पोल्यूशंस के बारे में। जैसे ये वाला पोल्यूशन आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा एयर पोल्यूशन, ये है आपका लैंड पोल्यूशन, ये है वाटर पोल्यूशन, ये है नॉइस पोल्यूशन, ये है एयर पोल्यूशन अगेन। ठीक है, तो ये सारा किसकी वजह से होता है? कुछ आपका ह्यूमन की तरफ से भी होता है और कुछ आपका नेचुरल भी होता है। ठीक है, तो ये सब अभी हम देखेंगे एक एक करके, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे पोल्यूशन का मतलब होता क्या है। पोल्यूशन वर्ड का मतलब है एनवायरमेंट, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी का गंदा होना, उसमें हार्मफुल चीजें का मिलना जिससे इंसान, एनिमल या प्लांट के लिए वो बेसिकली नुकसानदायक हो सकता है।
सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो पोल्यूशन तब होता है जब कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कचरा हुआ, केमिकल हुआ, स्मोक हुआ या डर्टी पानी हुआ, ये नेचर में जाकर के मिक्स हो जाती है, जिससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है। उसी को हम कहते हैं पोल्यूशन। अब पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब हवा में जो हार्मफुल गैसेस होती है, धुआं का मिलना। जैसे कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में घूम रहे हो, अचानक से आपको कोई स्मोक करता हुआ मिला। अब वो स्मोक का जो धुआं होता है वो बेसिकली आप जब इनहेल करेंगे तो वो आपके ऊपर भी, आपके हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। सही है। उसी तरीके से होता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी में गंदे केमिकल्स या कचरा का मिल जाना। हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी में कभी कभी आपको कुछ डर्ट पार्टिकल्स मिलता है, ठीक है। या फिर मान लो हम रिवर्स की बात करें, जिस रिवर से हमें पानी मिलता है, हमारे घर में आता है, उसमें कचरा फेंकना, अपना घर का सारा वेस्ट फेंकना, ठीक है, ये सब आपका वाटर पोल्यूशन में आता है। एंड नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज्यादा आवाज होना। जैसे हॉस्पिटल के सामने अगर आप बहुत तेज में डीजे आवाज लगा दो, डीजे का वॉल्यूम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा, जहां पर हॉस्पिटल के सामने ये सब आपको करने को मना करा जाता है। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि जब भी एनवायरनमेंट में अनवांटेड या हार्मफुल चीजें मिल जाती है तो उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में कि ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होता है। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट वो है जो हवा में छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि जो आपके नेकेड आईज से विजिबल नहीं होता है, आप डायरेक्टली अपने आईज से उसको ट्रेस नहीं कर पाते, एकदम छोटा छोटा ऐसे डस्ट पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि धूल हो गया, मिट्टी हो गई, सूट हो गया, सूट मतलब जले हुए चीजों का पाउडर। जब आप कोई लकड़ी को जलाओगे, ठीक है, कोई वुड को जलाओगे, तो आप देखना एकदम छोटा छोटा एकदम डस्ट पार्टिकल्स हवा में लाइक निकल के उड़ने लगता है, दैट इज योर सूट। स्मोक, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोक, या हमको जला रहे हैं तो वो धुआं की बात कर रहे हैं। लिक्विड की ड्रॉप्स जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, तो ये सब आपका पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में आता है, जो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। जिसका हम साइज की बात करें तो पीएम 10 पीएम 10 जो होता है ये 10 माइक्रोन्स है। पीएम मतलब हुआ पार्टिकुलेट मैटर और 10 का मतलब हुआ 10 माइक्रोन से भी छोटा। पीएम 2.5 मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 माइक्रोन से भी छोटा होता है, ठीक है, जो बेसिकली डायरेक्टली ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी में जा करके आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ, जैसे कि डस्ट जिसको हम धूल बोलते हैं, सूट मतलब कार्बन पार्टिकल्स, स्मोक मतलब धुआं, पॉलन डस्ट, लेड, फ्लाई ऐश, ऐश मतलब होता है राख, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट, जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, घर वगैरह बन रहा है या टेबल वगैरह बन रहा है, फर्नीचर का काम चल रहा है, हम उस जगह पर जो डस्ट होता है उसको कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट। एंड नैनो पार्टिकल्स, तो ये मेनली आपका व्हीकल एग्जॉस्ट, फैक्ट्री एमिशन, कंस्ट्रक्शन या कुछ चलाने का या कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे विंड या स्टॉर्म के हवा में भी ये आता है। ठीक है। तो ये सब आपके पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है, जो बेसिकली एकदम स्मॉल स्मॉल पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है और जब आप इनहेल करते हो तो उसके साथ साथ वो आपके बॉडी में एंटर करता है, जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पीएम 10 जो कि बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से भी छोटा होता है, पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन से भी जो छोटा होता है। तो पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, अभी जैसे कि मैंने बताया, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन, पार्टिकल पोल्यूशन होता है जो हवा में मौजूद छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होता है, जो अक्सर बहुत बहुत होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते। इनमें दो मेन पार्ट होता है आपका पीएम का, एक पीएम 10 है और एक पीएम 2.5 है। पीएम 10 जो होता है ये 10 माइक्रोन से छोटा होता है, मतलब जो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि है कि लाइक
लाल लाइक आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स है कि बाल के मुकाबले PM10 आपके हेयर होते हैं ना, वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1/7 तक छोटे होते हैं। PM10 हवा में, डस्ट में, कंस्ट्रक्शन का कचरा, पॉलन, बैक्टीरिया का फ्रेगमेंट होना, ये सब शामिल होना हो सकता है, जो मोस्टली नाक और गले में अटक जाता है और कभी कभी लंग्स तक भी पहुंच जाता है। PM2.5 की बात करें तो ये और भी छोटा होता है, 2.5 माइक्रोन्स या उससे भी छोटे। इन्हें पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब अगर PM10 की बात करें और PM2.5 की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका डेंजर होता है PM2.5, ठीक है। क्योंकि ये लंग्स के डीप पार्ट तक जा करके ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है। PM2.5 का मेन सोर्स व्हीकल, पावर प्लांट, डोमेस्टिक बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है। तो पावर प्लांट, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, डीजल जनरेटर, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला एमिशन एयर पोल्यूशन में आपका जा करके आपको बेसिकली आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन एरिया में, ठीक है, गार्बेज जलाने से निकलने वाली पोल्यूशन, जैसे कि सूट की हम बात करें तो CPCB स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग PM10 का 24 आवर एवरेज लिमिट होता है, ठीक है। और PM2.5 का भी 24 आवर एवरेज लिमिट, लेकिन 60 माइक्रोग्राम है, ये 100 माइक्रोग्राम है। पार्टिकुलेट मैटर हवा का इतना पोल्यूटेड बनाता है कि वो इंसान की हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालता है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें सोर्स ऑफ इंडोर पोल्यूशन, बट उससे पहले मैं आपको हाँ ये वाला पेज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो। अब ये है आपका किसी भी ह्यूमन बीइंग का हेयर, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जिसमें आपका सबसे छोटा ये दिख रहा है, सबसे छोटा साइज, दिस इज PM2.5 एंड ये ब्लू वाला पार्ट है दैट इज PM10। तो PM2.5 सबसे टाइनी पार्ट होता है और PM10 उसके बाद। एंड ह्यूमन हेयर का मतलब हमारे बाल का जो डायमीटर होता है 50 से 70 माइक्रोन्स इन डायमीटर, ठीक है। और जो बीच पर हमें जो सैंड मिलता है वो 90 माइक्रोन्स का होता है। तो ये हम PM के बारे में समझेंगे। जैसे ये देख लो, ये सारा वो पर्टिकुलेट मैटर से, सारा वो पर्टिकुलेट मैटर है जो हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमन सोर्स कंस्ट्रक्शन एरिया में PM10 तक का होता है, पर्टिकुलेट मैटर 10 तक का, या फिर डीजल इंजन से हमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ये दिख रहा है। ये कंस्ट्रक्शन साइट से क्या होगा, बेसिकली बालू, सीमेंट या फिर कुछ रखना पटकना, उस सबसे जो डस्ट होता है वो आपका PM10 का होता है। लेकिन ये देखो, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, ठीक है, ये आपका PM2.5 का है। आप ओपन में कुछ जला रहे हो, दिस इज PM1। वाइल्ड फायर, कुछ जलना, 2.5, ठीक है। ओपन में बर्निंग, PM1। बॉयलर्स, PM2.5 एंड डस्ट फ्रॉम PM10, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो फाइन पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 जहाँ कहाँ कहाँ से आता है, व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन से, इंडस्ट्रीज से, फॉरेस्ट फायर से, रेसिडेंशियल बर्निंग, हम अगर चूल्हा पे खाना बनाए, एक्सीडेंटल बर्निंग से भी आपका PM2.5 आता है। इसके वजह से आपका डिक्रीज लंग फंक्शन, आपका लंग्स जो है फंक्शनिंग करना कम कर देता है। अस्थमा, अटैक एंड ब्रोंचिट्स जैसे बीमारी होते हैं। इरेगुलर आपके हार्ट बीट्स होते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। और एक्स्ट्रा बेट्स, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस पर भी आपको असर पड़ सकता है। इसको कम करने के लिए अपने लोकल एरिया का एयर क्वालिटी हमेशा चेक करो। बाइक चलाओ, मतलब बाइक चलाओ, वॉक करो और पब्लिक ट्रांजिट को यूज करो। आइडलिंग व्हीकल्स यूज करना बंद कर दो, ठीक है। अपना एक्टिविटीज बिजी रोड पर कम कर दो, मतलब ऐसा रोड जहां पर काफी व्हीकल्स आ रहा है जा रहा है, लोग काफी आ रहे हैं जा रहे हैं, इंडस्ट्री वहां पर काफी ज्यादा है, शॉप वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर अपना काम करना, एक्टिविटीज आना जाना कम करो, ठीक है। लोकल बर्न्स को बैन करो, लोकल एरिया में ऐसे कहीं भी कोई धुआं लगा देता है ना, आग लगा देता है, वो चीज मना करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और इंडोर के लिए कंसिडर इंडोर ऑल्टरनेटिव्स, घर पर ही कुछ ना कुछ करो, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा ये सब का फेस ना करना पड़े। तो कॉमन आपको पर्टिकुलेट मैटर्स क्या क्या है, क्या क्या आपका कॉमन लाइक ज्यादातर PM साइजेस है, दैट इज PM10 है एक, और PM2.5 है, PM1 है एंड UFP मतलब अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर, अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर। U मतलब हुआ अल्ट्रा, F मतलब हुआ फाइन एंड
पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं। तो PM10 सारे ही पार्टिकल्स आ जाएंगे जो लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, मोस्टली आपका साइज फ्रैक्शन में आता है। PM2.5 की बात करें तो ये 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, जो कि आपका हेल्थ पर सीवियर बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट डालता है। PM1 अभी नाउ रिसर्च लिंक टू हेल्थ इंपैक्ट, ठीक है, अब ये बहुत इंपैक्ट डालता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस पीएम केमिकल कंपोजिशन में आता है विद डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका पीएम के बारे में था। यहाँ पर अगर देखोगे तो पीएम यानी पर्टिकुलेट मैटर, या फिर हम किसी पार्टिकल्स की साइज की बात कर रहे हैं। पीएम 2.5 सूट पार्टिकल्स का होता है। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है। ये साइज लगभग इंसान के बाल के डायमीटर के हिस्सा का 1/30 हिस्सा होता है, इसलिए यह हवा में लंबे समय तक तैरते रहता है और लंग में गहराई तक जा सकता है। पीएम 2.5 सूट पार्टिकल्स। PM10 की बात करें तो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं PM 2.5 के कंपैरिजन में। 10 माइक्रोमीटर्स या उसके कम साइज का होता है। ये डस्ट, मोल्ड, स्पोर्स और पॉलन जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, लेकिन PM 2.5 ज्यादा डीप आपके लंग तक जा सकता है। पिकोमीटर होता है, ये पिकोमीटर दैट इज पीएम, यानी ये यूनिट बहुत छोटी होती है और पार्टिकल्स के लिए नहीं बल्कि एटॉमिक स्केल साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए यूज होती है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to 12 मीटर। PM 50 to 70 ह्यूमन हेयर का डायमीटर होता है। अप्रॉक्स साइज आपका हमारे बाल का जो अप्रॉक्स साइज होता है दैट इज 50 to 70 डायमीटर, ठीक है। इंसान के बाल की डायमीटर लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर होती है, जो पीएम पार्टिकल से बहुत ही बड़ी होती है। PM10 से भी बड़ी है और PM 2.5 से भी बड़ी साइज की होती है। PM90 फाइन बीच सैंड होता है। खूब फाइन बीच सैंड की साइज करीब 90 माइक्रोमीटर होती है, जो हमें बीच पर जो सैंड देखने को मिलता है। समझो PM 2.5 और PM10 हवा में मौजूद वो छोटे पार्टिकल्स है जो आपके हेल्थ के लिए खतरा और भरपूर खतरनाक हो सकता है, जबकि ह्यूमन हेयर और बीच सैंड पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं दोनों के कंपैरिजन में, जो हवा में रेयरली मिलेगा आपको। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दोनों को ही मॉनिटर करना और कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका PM पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका एयर पोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। और इंडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन मतलब बेसिकली क्या है, हम, ये मेरा घर है, ये घर के बाहर का हम जो पोल्यूशन की बात करते हैं वो हो गया आपका आउटडोर पोल्यूशन। लेकिन घर के अंदर की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो इंडोर पोल्यूशन। जैसे आप बोलोगे मैम घर में अंदर में क्या पोल्यूशन होता है, आपके बेडरूम में काफी पोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि क्या क्या पोल्यूशन, आप परफ्यूम यूज करते हो, हेयर स्प्रे यूज करते हो, नेल पॉलिश यूज करते हो, उसका भी एक स्मेल होता है, आपके ड्रेस का भी एक स्मेल होता है, राइट। आपके बेडशीट में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो आपके बेडरूम से ही कितना पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका जो लॉन्ड्री रूम है जहां पर आप क्लीनिंग वगैरह करते हो, ड्रेस का ओडोर हुआ, ठीक है, ये सब भी आपका इंडोर पोल्यूटेंट में आएगा। थर्ड हो सकता है आपका किचन की वजह से जो पोल्यूशन होता है, आप जो ऑयल, खाना बनाने वक्त जो ऑयल यूज करते हो वो सब भी आपका एयर पोल्यूशन में जाएगा। अगर आप एसी यूज करते हो तो उसमें, अगर आप बाथरूम यूज करते हो तो उसमें भी एक स्मेल, उसमें भी एक आपका एक पोल्यूशन होता है। लिविंग रूम में भी होता है। तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखोगे तो आउटडोर पोल्यूशन में आता है पर्टिकुलेट मैटर, पैथोजेंस, VOCs एंड ओडोर एमिशन। बेडरूम में आपका अपहॉलिस्ट्री, फर्नीचर की वजह से नेल पॉलिश, कारपेट डस्ट हो गया, बेडशीट का डस्ट हो गया, लॉन्ड्री रूम में हो गया, किचन में हो गया, ठीक है, बाथरूम में हो गया, एयर कंडीशनिंग मतलब एसी की बात की जा रही है बेसिकली, लिविंग रूम में हो गया, एयर, एनिमल का हेयर, अगर आपके पास कोई पेट है तो उसका हेयर, ठीक है, उसका टोबैको का स्मेल हो गया, आपका डीजल पार्टिकल हो गए। तो ये सब बेसिकली आपका इंडोर पोल्यूटेंट में काउंट होता है, जो कि बेसिकली घर के अंदर की वजह से हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन का, तो मतलब हम उस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो घर के अंदर या इनक्लोज जगह में होता है। ये आउटडोर एयर पोल्यूशन से कई गुना ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम बाहर से कंपैरिजन करें, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इंडोर ज्यादा हार्मफुल है या फिर आउटडोर ज्यादा हार्मफुल है, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा इंडोर ज्यादा हार्मफुल होता है। इंडोर एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
इसका क्या क्या सोर्स है? इसका सोर्स है आपका इंडोर कुकिंग और हीटिंग में, जब बायोमास फ्यूल का हम यूज करते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, डंग हुआ, स्ट्रॉ हुआ, वुड हुआ या कोल को जलाते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैस रिलीज होती है और पार्टिकुलेट मैटर भी निकलती है। इनमें फाइन पार्टिकल्स जैसे कि सूट PM 2.5, बायोलॉजिकल एरिसोल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि VOC जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको PH लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO लिखते हैं, सल्फर ऑक्साइड जिसको SOX लिखते हैं एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NOX लिखते हैं, ये सब शामिल होता है। तो आपका इंडोर की वजह से जो प्रोमिनेंट इंडोर पोल्यूटेंट होते हैं that is particulate matter, radon, volatile organic compounds and second hand smoke। अब particulate matter PM की बात करोगे तो ये वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लंग में जा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। ये डस्ट, स्मोक और बिल्डिंग मटेरियल से आता है। रेडॉन की बात करोगे तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस है जो जमीन से घरों में आती है, मतलब जमीन से, लैंड से, आपका जो जमीन है, किचन में जो जमीन है उससे आपके घर तक आएगा और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर छोड़ करके जाएगा जिससे लंग कैंसर का रिस्क होता है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपने अपने घर में कुछ ना कुछ पेंट करा रखा होगा, आप जब नया नया पेंट कराते हो ना तो आपका रूम का एक स्मेल ही बदल जाता है, एक फ्रेग्रेंस बोलो, परफ्यूम बोलो, वो चेंज हो जाता है। क्लीनिंग एजेंट्स हुआ, पर्सनल केयर का कुछ प्रोडक्ट से निकलता है, लंग इरिटेट करते हैं ये सब। सेकेंड हैंड स्मोक, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपका जो स्मोक होता है वो भी आपका सेकेंड हैंड स्मोक में जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 फ्यूल जलने से बनता है और लंग और एयरवेज को ये भी इरिटेट करता है, तो इससे आपका हेल्थ पर असर हो सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन से आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया हुआ, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। स्पेशली वुमेन और बच्चे जो ज्यादा समय कुकिंग और इंडोर इन्वायरमेंट में बैठे रहते हैं उनका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। सोल्यूशन, आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो? क्लीन फ्यूल जैसे कि LPG गैस यूज करो, बायोगैस यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एफिशिएंट स्टोव का इस्तेमाल करो। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो इससे इंडोर पोल्यूशन क्या होगा? कम होगा। इंडोर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन बायोमास फ्यूल बर्निंग से बहुत हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। ये रेस्पिरेटरी और हार्ट प्रॉब्लम के साथ चिल्ड्रन और वुमेन्स के लिए खास तौर पर खतरनाक होता है, इसलिए क्लीन एनर्जी सोल्यूशन और वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कुछ गैसियस पोल्यूटेंट के बारे में। गैसियस पोल्यूटेंट मतलब हम उस पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं जो गैसेस के फॉर्म में एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे गैसेस अवेलेबल होते हैं जो नहीं होना चाहिए और जिसके होने से आपको एनवायरनमेंट पोल्यूशन जैसा इश्यूज फेस करना पड़ता है जो ऑटोमेटिकली हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। तो क्या क्या है वो हार्मफुल गैसेस जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ओजोन O3 एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। ये सब हम वो गैसेस की बात कर रहे हैं जो बेसिकली हमारा एरिया को, दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है एंड पोल्यूशन का एक मेन रीजन बनता है। अब ये गैसेस आता कहाँ से है? ये गैसेस मोस्टली आपका फैक्ट्रीज, व्हीकल बर्निंग मतलब कुछ जलाने से, ये केमिकल प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में आता है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, आई इरिटेशन, एलर्जी और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डिजीज भी छोड़ करके जाता है। तो आपका इफेक्ट ऑफ एयर, इंडोर एयर पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि human hair, particulate matter 10, particulate matter 2.5, size comparison between human hair and PM10 and PM2.5। तो फाइन पार्टिकल्स PM2.5 जैसे कि आपका wheezing, coughing, जब आप छींकते हो, खांसते हो तो भी आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है PM2.5 की वजह से। ग्राउंड लेवल ओजोन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सोर थ्रोट होना, wheezing, coughing, fatigue, तो ये सब बेसिकली आपका प्रॉब्लम्स होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो एयर पोल्यूशन आपका पर्टिकुलेट मैटर की वजह से भी होता है और कुछ गैसेस की वजह से भी होता है। पर्टिकुलेट मैटर में आप देख सकते हैं PM 2.5, PM 10,
ठीक है। फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर पीएम 2.5 से कम, अल्ट्रा फाइन पीएम 0.1 से कम। तो गैस आपका ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों के मिलने से आपका एयर पोल्यूशन होता है। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से एज वेल एज गैस, दोनों के अवेलेबिलिटी से आपको एयर पोल्यूशन जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब मैंने तो आपको बता दिया था पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में। तो एयर पोल्यूशन का कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट नुकसान देखेंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ इश्यूज के साथ साथ एनवायरनमेंट पर हमें क्या असर देखने को मिलता है। अब एयर पोल्यूशन से ना आपका एनवायरनमेंट और आपका ह्यूमन हेल्थ दोनों पर इसका असर होता है। ये नुकसान समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और रोक सके। जैसे कि पहला रीजन है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो हार्मफुल यूवी रेज को रोकती है। अगर हम बात करें, एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। बेसिकली हम उन सब लेयर की बात करें तो ओजोन डिप्लीशन जो बेसिकली आपका एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, एयर पोल्यूशन दैट इज ओजोन लेयर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो हार्मफुल यूवी रेज को रोकती है। एयर पोल्यूशन में आने वाले कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ओजोन लेयर हुआ, इन सबको वो डैमेज करती है और जिस वजह से आपको ओजोन लेयर में होल्स बन जाता है, खास करके अंटार्कटिका के ऊपर। जब ओजोन लेयर थिन हो जाती है तो ज्यादा यूवी रेज क्रिएट होता है, सरफेस पर आता है, जिससे आपको स्किन कैंसर, आंख का लाल होना, आंख का डैमेज होना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, ये सब नुकसान आपको ओजोन डिप्लीशन की वजह से देखने को मिलता है। स्मॉग की बात करें तो स्मॉग होता है, स्मॉग होता है स्मोक या फिर फॉग का मिक्सचर को हम स्मॉग बोलते हैं, जो पल्यूटेड एयर में पार्टिकल्स का जमा होने से, पल्यूटेड एयर में पार्टिकल्स का जमा होने से बनता है स्मॉग। स्मॉग में सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। यह अर्बन एरिया में कॉमन है, स्पेशली जब पोल्यूशन और क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों साथ हो, तब स्मॉग आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्मॉग जैसा आपको प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर एसिड रेन। एसिड रेन भी आपका एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। एसिड रेन तब होता है जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल करके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो इससे सल्फ्रिक एसिड, निट्रिक एसिड बनता है। बेसिकली अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन भी आपका रीजन मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है, जिसमें हम देखेंगे कि जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ, वाटर के साथ ऑक्सीजन में मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन में मिलता है और इससे एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन क्रिएट होता है, जिससे सल्फ्रिक एसिड और निट्रिक एसिड बनता है, जिससे आपका एसिड रेन होता है। ये एसिडिक रेन जमीन, पौधा, पानी के जीव और बिल्डिंग को डैमेज करता है। और भारत में खासकर जो आपका ताजमहल है, ताजमहल का खराब होने का, येलोइश होने का और खराब होने का रीजन आपका एसिड रेन को ही बताया जाता है। तो एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है, अस्थमा, ब्रोंचिटिस, न्यूमोनिया जैसे प्रॉब्लम। फाइन पार्टिकुलेट मैटर जैसे पीएम 2.5 लंग के अंदर जाकर के फंक्शनिंग को कमजोर करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन करता है। तो पोल्यूशन से कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रिस्क भी बढ़ता है।
लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लंग कैंसर और दूसरे कैंसर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं, खास करके हजार्डियस केमिकल के कांटेक्ट से। बच्चों में अगर एयर पोल्यूशन से लंग डेवलपमेंट पर असर पड़ता है और उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शियस और क्रॉनिक डिजीज जैसे झेलने पड़ते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ब्रेन डैमेज भी होता है आपका एयर पोल्यूशन से। तो इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर होता है? पल्यूटेंट एयर पोल्यूशन की वजह से आपका एसिड रेन हुआ, पौधा, मिट्टी, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान होता है। स्मॉग और हेजी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए ये हार्मफुल होता है। क्लाइमेट चेंज में एयर पोल्यूशन का एक बड़ा योगदान है। जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इंडोर एयर पोल्यूशन का समझे तो इंडोर एयर पोल्यूशन भी बाहर का पोल्यूशन से 2 से 5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडोर और आउटडोर में सबसे ज्यादा डेंजरस आपका इंडोर ही होता है, जो कुकिंग, हीटिंग या फिर बायोमास फ्यूल से स्मोक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड से निकलता है और जिससे हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज का बढ़ावा देते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने वाला जो दिक्कत था उसको बढ़ावा देता है। स्पेशली वुमेन, बच्चों में ये हार्मफुल होता है, क्योंकि ज्यादातर ये आपका, हम ज्यादातर जैसे कि वुमेन हुआ, चाइल्ड हुआ, ज्यादातर ये समय अपना कहाँ बिताते हैं? घर के अंदर ही बिताते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन समरी, एयर पोल्यूशन के कई नुकसान हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, एनवायरमेंट हेल्थ इश्यूज को डैमेज करना। तो इंडोर पोल्यूशन भी इसी तरीके से हार्मफुल है। पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्लीन एनर्जी यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सूट क्या होता है और सूट का प्रॉपर मीनिंग क्या है। सूट मतलब ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, जैसे कि ये कोई व्हीकल है, ठीक है। अब इस व्हीकल से आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एयर में रिलीज हो रहा है धुआं, मतलब बेसिकली हम सूट की बात करें तो ये पीएम 2.5 में आता है। पीएम 2.5 में आता है, दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में। ये एक कॉमन टाइप है इसका, जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बिग साइज नहीं होगा। या तो ये 2.5 या 2.5 से कम पार्टिकल्स ही होता है आपका सूट में, जो बेसिकली हवा में सस्पेंड रहता है। ये पार्टिकल्स ना सिर्फ बहुत छोटे होते हैं, जिसे नेकेड आई से देखना भी मुश्किल होता है। मतलब अगर आप चाहोगे नेकेड आई से, मतलब बिना कुछ माइक्रोस्कोप का ऐसे ही देखने का आंख से, तो ये नहीं दिखेगा, आप थोड़ा मुश्किल होता है। बल्कि अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप आसानी से देख पाओगे सूट पार्टिकल्स को। तो सूट में फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे कि कोल का जलने से ये बाई प्रोडक्ट होता है। ये कई अलग अलग पोल्यूटेंट का मिक्सचर होता है, जिसमें केमिकल, एसिड, मेटल, सॉइल, डस्ट शामिल होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस दैट इज एरिसोल्स फॉर्म में होता है। सूट का प्रमुख सोर्स होता है पावर स्टेशन, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंसाइनेटर्स, डीजल जनरेटर और मोटर व्हीकल्स। ये सोर्स सूट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है। सूट जिन पार्टिकल्स से बना होता है वो हाईली एडिसिव होते हैं, जो कि टॉक्सिक मटेरियल से भी बनते हैं और अपना साथ ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसका पोल्यूशन सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। सूट पीएम 2.5 में आता है, जो बेसिकली पोल्यूशन का एक मेजर हिस्सा होता है। ये फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से बनता है, सॉइल, एसिड, मेटल से मिल करके बनता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये हवा में सस्पेंडेड रह करके हेल्थ को सीरियस नुकसान पहुंचाता है। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सूट के बारे में। नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम CO भी लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये आपका कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। सूट का कलर क्या था? ब्लैक था। बट कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है। ओडरलेस मतलब कोई स्मेल भी नहीं होता है, और टेस्टलेस भी होता है, ये कोई टेस्ट भी नहीं होता है। मतलब एक ऐसा गैस जिसका ना ही कोई कलर है, ना ही कोई स्मेल है, ना ही कोई टेस्ट है, और साथ ही साथ इसका इनकम्प्लीट कंबल्सन की वजह से ये बनता है। यानी
कार्बन कंटेनिंग फ्यूल जब गैसोलीन, नेचुरल गैस, वुड या कोल को पूरी तरीके से नहीं जला पाते हैं, मतलब कुछ ऐसा है, मान लो गैसोलीन या फिर वुड या फिर कोल या फिर कोई ऐसा नेचुरल गैस जो पूरी तरीके से हम उसको एग्जिट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, वैसा गैस जो पूरी तरीके से एंड नहीं होता है, उसके वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होता है, जो कि ओडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस होता है। इसका सोर्स होता है व्हीकल, दैट इज कार, ट्रक एंड बसेस, पावर प्लांट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से, वुड हुआ, स्टोव हुआ, गैस हीटर एंड फर्नेस से, फॉरेस्ट फायर एंड एक्सीडेंट फायर से, डीजल जनरेटर एंड इंसाइनेटर से। इसके वजह से आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन का साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड से बॉडी के ऑर्गन्स तक ये नहीं पहुंच पाता है। इसका सिम्टम होता है जैसे कि हेडेक होना, न्यूजिया, डिजीनेस फील होना, कंफ्यूजन लगना और एक्सट्रीम केस में अनकॉन्शियस भी फील करना, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। हार्ट पेशेंट, इन्फेंट, एल्डर पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। एनवायरनमेंट पर कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से आपका डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज हो सकता, एक मिनट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट एनवायरनमेंट को टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ओजोन जैसे प्रॉब्लम, पोल्यूटेंट बनाने में मदद करता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। इंडोर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर भी कॉमन है, जैसे कि गैस स्टोव, अनवेंटेड हीटर, स्मोकिंग, गैरेज से निकलने वाला एग्जॉस्ट गैसेस, ये सब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है। क्या है? टॉक्सिक गैस है, जो इनकम्प्लीट बर्निंग के वजह से बनती है, हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक, और इन्वायरमेंट में भी ये इनडायरेक्ट तरीके से पोल्यूशन बनाती है। देखो लिखा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका इन्वायरमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि ये एटमॉस्फेयर में ओजोन जैसे पोल्यूटेंट बनने में मदद करते हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से आपका इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को क्रिएट करता है। तो कॉमन सिम्टम क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का? हेडेक होना, डिजीनेस फील होना, फेटीग लगना, कंफ्यूजन होना, चेस्ट पेन होना, नोजिया या वॉमिटिंग लगना, ब्लरी दिखना या डबल दिखना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना। तो ये सब रीजन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट गैस के बारे में हम जानेंगे, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक कलरलेस गैस है, अगेन जिसका कोई कलर नहीं होता है। ज्यादातर फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबंशन से ये बनती है, मतलब आपका फॉसिल फ्यूल जब पूरी तरीके से पूरा एंड नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन से आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, जैसे कोल हुआ, ऑयल हुआ, गैस के जलने से। ये गैसेस मेनली पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, व्हीकल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इरिटेट करता है, जैसे कि कफ होना, स्नीजिंग फील होना, सोर थ्रोट होना, वीजिंग फील होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अस्थमा के जो लोग होते हैं, अस्थमेटिक जिसको बोलते हैं, अस्थमा लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी एयरवे रेसिस्टेंस बढ़ता है, जिससे ब्रीदिंग का मुश्किल होता है उनको। हाई कंसंट्रेशन SO2 एक्सपोजर से ब्रोंकम्पास, लंग डैमेज और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। ये जनरली स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। चिल्ड्रन और ओल्डर पीपल के लिए एक्सपोजर करना बहुत ज्यादा वनरेबल हो जाता है, और इन्वायरमेंट पर SO2 का बहुत ज्यादा असर होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर में आकर वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करता है, जिससे एसिड रेन क्रिएट होती है, जो दरख्तों, बिल्डिंग का और एक्वेटिक लाइफ सबको इम्पैक्ट डालता है। समरी, सल्फर डाइऑक्साइड एक डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है, जो रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज को इफेक्ट करता है, और इससे आपको एस्थमेटिक, सेंसिटिव ग्रुप को प्रॉब्लम होना, एसिड रेन होना, ये सब हो सकता है। इसका कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कलरलेस है और तेजी से ये फैलता है, इरिटेटिंग स्मेल होता है, जो मेनली आपको फॉसिल फ्यूल जैसे कोल में दिखेगा। ठीक है।
तो अगर हम SO2 की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स इसका पावर प्लांट है जो कोल जलाने की वजह से होता है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री फैसिलिटी और डीजल जनरेटर से भी आपका SO2 होता है। मोबाइल सोर्स जैसे कि व्हीकल हुआ, इस सब से आपका बहुत कम SO2 निकलता है। नेचुरल सोर्स इसका वोल्केनिक इरप्शन है जिससे SO2 रिलीज होता है। तो SO2 इनहेल करने से आंख, नाक, गला का जलन होता है, लंग को भी नुकसान पहुंचता है। हवा में ऑक्सीजन वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करके सल्फ्रिक एसिड बनाता है जिससे एसिड रेन होता है, जो कि बहुत ही मेजर रीजन होता है डैमेज पहुंचाने के लिए आपका मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को। ठीक है, तो एसिड रेन से भी काफी नुकसान होता है, जैसे कि फिश हुआ, प्लांट का लाइफ को, मेटल को ये डैमेज करता है आपका SO2। समरी में सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जो मोस्टली इंडस्ट्रियल से, पावर जनरेशन एक्टिविटीज से आता है, जो ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ आपका एसिड रेन क्रिएट करके एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है। तो SO2 से आपका एसिड रेन होता है, ये आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट गैस है आपका NO2। NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 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 NOO, तो दैट इज NO2 NO2। ठीक है, NO2 बेसिकली एक रेडिश ब्राउन पंगेंट इरिटेंट गैस होता है। रेडिश ब्राउन पंगेंट इरिटेंट गैस होता है जो मेनली फॉसिल फ्यूल के कंबशन के दौरान बनता है। जैसे पावर प्लांट हुआ, व्हीकल हुआ, इंडस्ट्रीज से ये बनता है। ये गैस हवा में मिलकर लंग के टिश्यूज को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, लंग इन्फेक्शन बढ़ता है एंड ब्रोंकम्पास का कारण भी बन सकता है। ह्यूमन का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है NO2 के वजह से? सांस लेने से आंखों तक का, सांस लेने से आंख हुआ, नाक हुआ, गला हुआ, ये सब में जलन होता है। साथ ही चेस्ट टाइटनेस फील होना, वीजिंग भी होना, ये आपका NO2 के वजह से हो सकता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में इनहेल करने से लंग का फंक्शनिंग का कम होना, ब्रॉन्ची और एलेवोइली पर इसका एक नेगेटिव असर पड़ता है जो क्रॉनिक ब्रोंचिटिस और अस्थमा का बढ़ावा देता है। बच्चे, बूढ़े और ऑलरेडी जिसको रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है वो लोग इस सिचुएशन में ज्यादा वनरेबल फील करते हैं। अदर रिस्क, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर रिएक्शन होता है जिसमें निट्रिक एसिड बनता है जो एसिड के रूप में गिरता है जिससे पेड़ पौधा, जीव जंतु, बिल्डिंग को नुकसान होता है। ये गैस काइटिन सीक्रिएशन इम्यून रिस्पॉन्स को भी बढ़ावा दे सकता है जो एलर्जी, अस्थमा अटैक का कारण का चांसेस होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है जो प्राइमरली व्हीकल, पावर प्लांट और इंडस्ट्री से निकलता है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि लंग को ये डैमेज करता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी लाइक बहुत ही बदबूदार, ठीक है, मतलब एक बेसिकली अच्छा स्मेल नहीं, खराब स्मेल बना देता है और इसको कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन रेगुलेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। नाउ हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में जानेंगे दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज PAH। पॉली, ये तो रेड में रेड हो गया ना, इस वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो दिस इज योर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम PAH बोलते हैं, PAH पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जो दो या दो से ज्यादा फ्यूज्ड एरोमेटिक बेंजीन रिंग से बना होता है। PAH इनकम्प्लीट कंबल्शन के दौरान बनता है, मतलब जो प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुआ हो, जैसे कि कोल हुआ, ऑयल हुआ, गैस, वुड, गार्बेज या टोबैको या चार ब्रोइल्ड मीट को जलाया जाने से ये होता है। PAH का स्ट्रक्चर प्लानर होता है और ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है, लेकिन कुछ PAH में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है। ठीक है, ये कंपाउंड हवा, पानी, मिट्टी और खाने में वाइड स्प्रेड होता है और PM2.5 पार्टिकल्स के साथ भी बाइंड होकर पोल्यूशन को बढ़ाता है। कुछ कॉमन आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन्स आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि नेप्थलीन जो हम मंथ बॉल्स में यूज होता है। ठीक है, एंड एंथ्रेसिन, बेंजोएपिलीन, ठीक है, क्रिस्टिन एंड पेरिन, ये सब आपका कुछ कॉमन PAH है जिससे आपका हेल्थ रिस्क के लिए ये जाना जाता है। खास करके बेंजो जैसे कंपाउंड जो कैंसर
फेटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जुड़े होते हैं। इनका कंट्रोल पोल्यूशन मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएच आपका एक ऑर्गेनिक हार्मफुल पोल्यूटेंट है जो इनकम्प्लीट बर्निंग से होता है। मल्टीपल बेंजीन रिंग्स वाले मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। खास करके ये हजार्डियस हेल्थ इंपैक्ट वाले, ये एनवायरमेंट और हेल्थ दोनों पर इसका असर देखने को मिलता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में O3 भी लिखते हैं। एक मिनट। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में O3 भी लिखते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ग्राउंड लेवल ओजोन एक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक हार्मफुल, हार्मफुल मतलब बहुत ही खतरनाक एयर पोल्यूटेंट है। एयर पोल्यूटेंट मतलब हवा में मिलने वाला जो आपका पोल्यूशन होता है, वो जो खुद हवा में सीधे एमिट नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली हवा में नहीं एंटर होता है, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज VOX, दिख रहा है ये NOx और VOC, इन दोनों के दरमिया सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सनलाइट है, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, एक दूसरे से मिल करके ये केमिकल रिएक्शन से बनता है। ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर दैट इज जमीन के सबसे नीचे वाली लेयर में होता है, जो सरफेस लेवल ओजोन भी जिसे कहते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एकदम सरफेस लेवल पर है। सरफेस लेवल होने की वजह से इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन कह रहे हैं। जो कहाँ अवेलेबल होता है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर लेयर में अवेलेबल होता है, जो जमीन का सबसे नीचे वाला लेयर होता है वहां अवेलेबल होता है। सरफेस लेवल ओजोन भी इसे कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल कंबंशन जैसे पावर प्लांट व्हीकल से निकलते हैं, और VOC जो सॉल्वेंट पेंट, VOC अभी बताया था मैंने, ऐसा स्मेल जो आपका पेंट से क्रिएट होता है, प्लांट से क्रिएट होता है, मोटर व्हीकल से निकलता है, सनलाइट से मिल करके ओजोन बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हेजी होता है, और अर्बन एरिया में ये ज्यादातर आपको दिखता है। ओजोन का कंसंट्रेशन गर्मी में ज्यादा होता है, इसलिए गर्मियों में पोल्यूशन हायर होता है, और ये ओजोन दूर दूर भी लाइक डोर टू डोर भी ट्रांसपोर्टेड होता है ड्यू टू विंड। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन सांस लेने में दिक्कत करता है, लंग टिश्यूज को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शंस को बढ़ावा देता है। चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनके लिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए ये क्या डेंजर क्रिएट करता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है जो प्लांट, एक्वेटिक लाइफ, बिल्डिंग के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अर्थ के ग्रीन हाउस गैसेस में ओजोन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, जिसका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में भी होता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जो NOx और VOC के साथ सनलाइट से रिएक्ट करने पर बनता है, और ये हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए एक खतरा क्रिएट करता है। स्पेशली अर्बन एरिया में पोल्यूशन कंट्रोल इसके लिए बहुत ही जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर VOC होगा, VOC एज वेल एज कहा गया VOC, और एक गैस था ना दैट इज NOx। ठीक है, VOC और NOx के प्रेजेंस में, ठीक है, NOx के प्रेजेंस में ये एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है जिससे ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट होता है दैट इज O3, जो कि बेसिकली आपका अर्थ के सरफेस पे होता है, जो कि डेंजरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये एक चीज क्लियर हो पाएगा आपको कि ये हो गया आपका लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये हो गया आपका अपर एटमॉस्फेयर। तो लोअर एटमॉस्फेयर इज बैड जो कि ट्रोपोस्फेयर का होता है, एंड अपर इज गुड जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का होता है। ठीक है, तो लोअर इज बैड एंड अपर इज गुड जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का होता है, एंड ट्रोपोस्फेयर इज बैड जो कि आपका अर्थ का सरफेस लेवल पे होता है, जहां O3 अवेलेबल होते हैं। ये देख सकते हो, सबसे पहला आपका होता है स्मॉग जो बैड जोन में आता है, जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है, एयर पोल्यूशन। सेकेंड आता है ट्रोपोस्फेयर, जहां पर आपका O3 क्रिएट होता है। ठीक है, O3 दैट इज VOX, VOC
प्लस NOx और प्लस सनलाइट की वजह से जो क्रिएट होता है, विच इज बेसिकली ट्रोपोस्फेयर इज बैड, जो कि जिसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं। एंड आपका सबसे ऊपर में आता है स्ट्राटोस्फेयर, जो कि आपका एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे आपका PYQ होता है। सबसे पहला लेवल ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज बैड, स्ट्राटोस्फेयर इज गुड। उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर। और ये हो गया अर्थ। अर्थ के सबसे नजदीक कौन है? ट्रोपोस्फेयर। फिर है स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आपका ये हो गया अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ से ऊपर है आपका ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर, जहां पर ये जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। फिर ये मेसोस्फेयर है, फिर ये थर्मोस्फेयर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपका लीड के बारे में जानेंगे। लीड, पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल का ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है दैट इज योर लीड। ठीक है, ये जिसको बच्चे मुंह में भी रख लेते हैं कभी कभी, और कुछ कुछ बच्चे खा भी जाते हैं। तो बेसिकली ये लीड एक टॉक्सिक हैवी मेटल है, टॉक्सिक हैवी मेटल है, जो एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट के फॉर्म में होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि ये पेंसिल का यूज ज्यादातर छोटे बच्चे ही करते हैं। लीड पार्टिकुलेट्स की बात करें तो इसको इनहेल या डस्ट के फॉर्म में बॉडी में ये जाता है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। बच्चों में थोड़ी सी भी लीड की मात्रा लर्निंग डिसेबिलिटी, सीजियर्स और एक्सट्रीम केस में डेथ तक का भी कारण बन सकता है। तो लीड का सोर्स क्या क्या है? ओल्ड रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शामिल है। पुराने जमाने में गैसोलीन में टेट्राहाइड्रिल लीड एडिटिव की वजह से भी लीड पोल्यूशन होता था, जो अब बैन कर दिया गया है। तो अगर लीड की बात करें तो लीड हेल्थ इफेक्ट में बच्चों में IQ लेवल को कम करता है, बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डेवलपमेंट में डिले होता है और हियरिंग लॉस होता है लीड के वजह से। ठीक है, अडल्ट में हाई ब्लड प्रेशर, किडनी को डैमेज करना, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होना, ये सब आपका लीड की वजह से होता है। लीड की वजह से पॉइजनिंग भी होता है सीवियर केस में, जब इंसान कोमा में चल जाता है, सीजियर या पैरालिसिस तक उनको हो सकता है। तो इसलिए लीड एक्सपोजर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खास करके बच्चों के लिए। लीड डस्ट या पेंट चिप्स को बचाना, उससे बच्चों को बचाना चाहिए हमें। तो लीड बेसिकली पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है जो हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। छोटे बच्चे जैसे सबसे ज्यादा इससे नुकसान होता है। लीड इंडस्ट्रियल पुराने गैसोलीन सोर्स से आता है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया लीड के बारे में जो आप अभी समझे। अभी तक हमने पोल्यूशन का समझा, पोल्यूशन का टाइप्स को समझा, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब देखा। अब पोल्यूशन के टाइप्स को थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं, जो कि दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होता है जो डायरेक्टली आपका एटमॉस्फेयर में मिल करके पोल्यूशन क्रिएट करे, ये वो पोल्यूटेंट होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, जिसको हम प्रथम प्रभाव भी बोलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होंगे जो डायरेक्टली पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में निकला और पोल्यूशन क्रिएट किया, किसी केमिकल चेंज का इनको जरूरत नहीं होता है। जैसे हम O3 का बात करें तो उसको क्रिएट करने के लिए VOC, NOx और सनलाइट की जरूरत होती है, उसके फॉर्म होने से आपका O3 मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म होता है। बट प्राइमरी पोल्यूटेंट का क्या है ना, इनको किसी और का हेल्प नहीं चाहिए पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। इनका मतलब है पोल्यूशन का असली फॉर्म जो इन्वायरमेंट में आता है, जिसका SO2, NOx, CO, डस्ट, स्मोक, ऐश हो जाएगा, ये पोल्यूटेंट डायरेक्टली फैक्ट्री व्हीकल कंबंशन से निकलते हैं। तो SO2 हो गया ऑक्साइड ऑफ सल्फर, NOx हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें दैट इज द्वितीय प्रभाव। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जिनको हेल्प लेना होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट का, और उसके साथ मिलकर के केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं एंड उसके बाद आपका पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब हम उस पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ मिलकर के आपका केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं एंड इस केमिकल रिएक्शन की वजह से सेकेंडरी पोल्यूशन क्रिएट होता है। मतलब ये हुआ इसका कि ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं आते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट में मिल करके बनते हैं, किसी का हेल्प लेना होता है इनको पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एसिड रेन में SO2, NOx सरफेस पानी के साथ मिलकर के रिएक्ट करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन में स्मॉग बनता है। तो ये पोल्यूशन का दूसरा स्टेज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होने पर ये क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मतलब वो पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं जो माइक्रोबल या नेचुरल एक्शन से होता है। सीवेज, गंदे पानी, फूड का वेस्ट, एनिमल का डंग या क्रॉप रेसिड्यूज, जिसका इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन अगर उसे
टाइमली प्रॉपरली उसका लाइक ट्रीट नहीं किया गया, उसको सॉल्व नहीं किया गया तो डेंजरस भी हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये वो पोल्यूटेंट होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिग्रेड नहीं होते और इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ाते हैं और हेल्थ इश्यूज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, हैवी मेटल जैसे कि मरकरी या लीड, डीडीटी, पेस्टिसाइड, ये सब बहुत ही हार्मफुल होता है। फूड चेन में भी आ सकता है, जिसके थ्रू बायो एक्यूमुलेशन और बायो माइग्निफिकेशन हम देख सकते हैं। दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नेचुरल पोल्यूटेंट भी होता है। नेचुरल पोल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, दैट इज प्राकृतिक प्रभाव जिसको बोलते हैं, नेचुरली इन्वायरमेंट में मिलता है, पर जब इनका कंसंट्रेशन लिमिट ज्यादा हो जाता है तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वोल्केनिक एश, पॉलन, मीथेन, दैट इज नेचुरल सोर्स से। नॉर्मल कंसंट्रेशन पे भी ये इन्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है, मगर ज्यादा होने पर हार्मफुल बन जाता है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट भी होते हैं जो बेसिकली ह्यूमन की तरफ से बनाए गए होते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट इंसान के काम से बनता है, जैसे कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। ये पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये सब समरी देखो अभी। प्राइमरी मतलब वो जिसको किसी का हेल्प नहीं चाहिए, ये सीधा इन्वायरमेंट में मिल करके पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी वो होता है जो प्राइमरी के साथ मिलकर के एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं, जैसे एसिड रेन। बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से टूट जाए, जैसे कचरा या सीवेज। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो टूट नहीं पाते, जैसे कि प्लास्टिक जो एंड नहीं हो पाता है। नेचुरल पोल्यूटेंट जो नेचर की तरफ से होता है, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड मतलब इंसानों की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं आपका आर्टिफिशियल। सेम यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स के साथ। प्राइमरी पोल्यूटेंट में जो सीधा लाइक रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, कि कोई केमिकल चेंज नहीं चाहिए होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हीकल से जो डायरेक्टली आता है, फैक्ट्री के चिमनी से जो हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, पावर प्लांट या नेचुरल सोर्स जैसे हो गया। सेकेंडरी में वो होता है जो डायरेक्ट सोर्स नहीं होता है, इसको बनने के लिए ना किसी का हेल्प लेना होता है, जैसे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट का ये हेल्प लेता है। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सब सेकेंडरी में जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी जो डायरेक्ट मिलता है, सेकेंडरी जिसको किसी का हेल्प लेना होता है पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन यहाँ देखोगे तो प्राइमरी में ये सारा नाम दिया हुआ है, CO2, SO2, PM, SO2, ठीक है, NO, NO2। सेकेंडरी में ये सब देख सकते हो जो बेसिकली किसी का हेल्प लेकर के फॉर्म करता है। नेचुरल में यहाँ देख सकते हो जो आपका वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। स्टेशनरी सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका एयर पोल्यूशन का है। तो प्राइमरी जो डायरेक्ट होता है, प्राइमरी हो गया आपका ऐसा पोल्यूशन जो आपका इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रिलीज होता है। सेकेंडरी इनडायरेक्ट। प्राइमरी आपका लिविंग थिंग्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंपैक्ट डाल सकता है, सेकेंडरी मोस्टली डायरेक्ट ही डालता है। प्राइमरी का कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है, सेकेंडरी स्टेबल होता है। प्राइमरी डायरेक्ट इसका टारगेट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सिस्टम। प्राइमरी का लो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन होता है, बट इसको कम करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ पोल्यूशन होते हैं। प्राइमरी का एग्जांपल है PM, CO, SO2, NOx, VOC। सेकेंडरी का है O3, PAN, ठीक है, एसिड रेन, एनरिचमेंट कंपाउंड, SPM। ये सब आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन था ना कि एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन में क्या क्या आता है, मतलब एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, आर्गन का मात्रा कितना है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। एयर कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जो हवा की हम बात करते हैं ना, उसमें अलग अलग गैसेस तो है, ये तो हमने जाना, बट किसका कितना परसेंटेज होता है। जैसे कि ये पूरा है, ठीक है, तो इसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का है, कितना परसेंटेज आपका ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का आपका होता है फॉर्मूला, दैट इज N2, जिसका लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन का आपका होता है 21% और आपका आर्गन का होता है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आपका 0.4% होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गैसेस है जो छोटे मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जैसे नियॉन हुआ, हीलियम हुआ, मीथेन हुआ, क्रिप्टो हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब भी अवेलेबल होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे मात्रा में होते हैं। तो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04।
एयर का कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी हेल्थ, ब्रीदिंग सिस्टम, इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालता है। एयर पोल्यूशन में जब हम हार्मफुल गैसेस की बात करें, पार्टिकुलेट मैटर मतलब हवा में मिल जाता है, तो हवा का कॉम्पोजिशन बदल जाता है, जिससे ह्यूमन हेल्थ पर असर दिखता है और इन्वायरमेंट पर भी। तो नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन दोनों से ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन जैसे कि आपका ट्रैफिक या इंडस्ट्रियल एमिशन दोनों से होते हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसे डिजीज को, रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एयर कॉम्पोजिशन को समझना और क्लीन करना और मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन सके। ये देख सकते हो सारे गैसेस के बारे में आपको दिया गया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9, अदर गैसेस जैसे कि हीलियम हो गया, ये सब आपका 0.17, आर्गन यहाँ पर हो गया 0.90 एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.30। तो ये सारे आपके एयर के मिक्सचर है जो एयर गैसेस में अवेलेबल होता है। अब एयर का ना कुछ क्वालिटी होता है, जैसे कि हमारे एरिया का हम चेक करेंगे क्या एयर क्वालिटी है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ये कुछ अच्छा कंडीशन है या खराब कंडीशन है। तो जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या लेवल होता है एंड क्या कलर होता है। जैसे कि अगर गुड है, अगर ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन इज गुड टू गो, तो वेरी गुड एंड गुड। येलो इज फेयर, ऑरेंज इज पुअर एंड रेड इज वेरी पुअर एंड हजार्डियस। अगर आपका AQI रेड आता है, रेड का स्कोरिंग है 500 एंड 400, दैट मीन्स आपके एरिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही पुअर है, बहुत ही डेंजरस है। अगर येलो आता है दैट मीन्स 200, तो मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, आप अच्छा कर सकते हैं। और पुअर दैट इज 300, 50 अगर AQ आता है दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो यहाँ पर देखो सब दिया है। अगर एयर क्वालिटी आपका 0 से 50 के रेंज में आता है तो ये अच्छा एयर कंडीशन को दिखाता है, दैट मीन्स हम यहाँ पर ग्रीन कलर को यूज करते हैं। जब 51 से 100 आता है दैट इज मॉडरेट कंडीशन, ठीक ठाक है, दैट इज हम येलो कलर से शो करते हैं। 101 से 150 अनहेल्दी को शो करता है, सेंसिटिव ग्रुप को, जिसको हम ऑरेंज से दिखाते हैं। 151 to 200 unhealthy again, which is red in color. 201 से 300 very unhealthy, which is purple in color. And 301 से 500 बहुत ही hazardous, बहुत ही डेंजर होता है, जो कि हम मरून कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से लेकर के 500 के बीच में हम AQI नंबरिंग डालते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स देते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे एरिया का एयर क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI एक न्यूमेरिकल स्केल है जो बताता है कि हवा में पॉल्यूशन का लेवल कितना है, ताकि हम लोग ये समझ सके कि वायु का गुणवत्ता, क्वालिटी कैसा है और हमारे हेल्थ के लिए वो ठीक है या नहीं है। जैसे AQI में 0 से लेकर के 500 तक का बीच में नंबरिंग दिया जाता है, जिसमें जितना छोटा नंबर आए ना उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा हवा का क्वालिटी होता है। जैसे देखो यहाँ पे 0 से 50 है, दैट मीन्स आपका एयर का क्वालिटी काफी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा बिग नंबर आपको देखने को मिलेगा 499, 399, उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, वो हेल्थ रिस्की होता है, ठीक है। तो AQI कैलकुलेटर कुछ प्रमुख पॉल्यूटेंट को जोड़ता है, जैसे कि ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर से ये चेक करता है। जैसे यहाँ पर देखोगे सारे आपके कैटेगरीज दिए हुए, 0 से 50 गुड एयर क्वालिटी, 51 से 100 मॉडरेट, 101 टू 150 अनहेल्दी को शो करता है, 151 से 200 अनहेल्दी फॉर एवरीवन, ठीक है। ये अनहेल्दी है बट फॉर सेंसिटिव ग्रुप, कुछ ऐसा सेंसिटिव जैसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल हुआ उनके लिए बुरा है, बट अगर जो मतलब बीच में उनके लिए चल जाएगा। बट 151 से 200 ये सभी के लिए बहुत ही बुरा होता है। 201 से 300 वेरी अनहेल्दी एंड 301 से ज्यादा टू 500 आपका मरून कलर में जाता है, विच इज हजार्डियस। तो जब AQI ज्यादा होता है तो स्पेशली बच्चों के लिए, बुढ़ापों के लिए और उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें डेली एक्टिविटी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। तो AQI एक तरह का थर्मामीटर है जो बताता है हवा कितना पॉल्यूटेड है, कितना खतरा है हमें हवा से। तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी गैसेस हैं सबका आपको परसेंटेज दिया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 78.04, ऑक्सीजन 20.946, आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037, नियॉन 0.00182, हीलियम 0.00052, मीथेन 0.00015 एंड क्रिप्टॉन दैट इज KR 0.00011। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे।
एयर पोल्यूशन में एंड ग्रीन हाउस गैस में क्या डिफरेंस है? एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें अलग अलग पोल्यूटेंट आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। ग्रीन हाउस गैस जिसमें CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर होता है। एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। ग्रीन हाउस गैस मेनली बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन में हमें इमीडिएट हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है, बट ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल बेसिस पर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हमें प्रॉब्लम में डालता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ये सब हम नॉइस पोल्यूशन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास के सारे अपडेट्स रिसीव करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।